वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्रेशली माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फ्रॉम चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन हिली एंड डेजर्टेड रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वन, सब्सटेंस गैदरिंग, then झूमिंग, then intensive एग्रीकल्चर विद वेट पैडी डोमिनेशन। लेकिन अगर हम नोमैडिक हर्डिंग के एरिया को देखें तो हमें जनरली हाई लैटिट्यूड एंड लो लैटिट्यूड में देखने के लिए मिलता है। हाई लैटिट्यूड को देखें तो एशियाटिक टुंड्रा, और अगर अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट को इंक्लूड करते हुए साउथ अफ्रीका में साउथ वेस्ट अफ्रीका, देन कलाहरी डेजर्ट और अरेबियन पेनिनसुला होते हुए सेंट्रल एशिया के एक बहुत बड़े भाग में हमें नोमैडिक हर्डिंग जो सब्सिस्टेंस पर्पज से किया जाता है वो होता हुआ दिखता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में साउथ ईस्ट एशिया के हिली और डेजर्टेड रीजन में नोमैडिक हर्डिंग नहीं होती है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 को देखें, बिकॉज एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एक्सेप्ट नोमैडिक हर्डिंग ड्यू टू द क्लाइमेटिक एंड फिजिकल रेस्ट्रेंट्स। फिजिकल और क्लाइमेटिक बैरियर के कारण एक्सट्रीम क्लाइमेटिक रीजन्स में हमें सब्सिस्टेंस पर्पज से एनिमल डोमेस्टिकेशन एज अ नोमैडिक हर्डिंग या पैस्टोरल नोमैडिज्म का जो एक पार्ट है वो हमें होता हुआ दिखता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट बट 1 इज नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट नहीं होगा, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, एडजस्टर रीजनिंग के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन कमर्शियल livestock rearing, the number of animals in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग जो मोस्टली मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में डेवलप कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे पैस्चर के साइज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे एनिमल को केयर किया जाता है या उनको मैनेज किया जाता है, ये एजर्शन है। अगर रीजन को देखें तो रीजन में है दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी इन विच फ्यू टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड। अगर आप इस फ्यू को देखें तो फ्यू टाइप्स ऑफ एनिमल स्पेशली सब्सिस्टेंस पर्पस से होने वाले एनिमल डोमेस्टिकेशन लाइक नोमैडिक हर्डिंग में दिखता है। अगर आप कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंगल एनिमल स्पेशलाइजेशन और ओनली 1 टाइप ऑफ एनिमल स्पेशलाइजेशन या रियरिंग पर्पज से हमें दिखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन यहाँ पे रॉन्ग है और एजर्शन यहाँ पे राइट है। सो द राइट ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation, the yield per unit area is high but per labor productivity is low। अगर हम लोग मॉनसून एशिया के रीजन में देखें तो वहाँ पे जो वेट पैडी डोमिनेशन जनरली ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू सॉयल और पॉपुलेशन के नेचर के कारण हमें वेट पैडी डोमिनेशन दिखता है। जहाँ पे अगर आप देखें तो यील्ड पर यूनिट एरिया हाई है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे अगर पर लेबर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे वो कम दिखता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। जब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लोगों के पास ज़्यादा फाइनेंस पैसे नहीं होंगे, तो मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा और मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे कम होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्शन इफ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैनुअल लेबर, सो डेफिनेटली वहाँ पे पर लेबर प्रोडक्टिविटी वहां पे कम हो जाएगी। सो एज पर दिस एजर्शन द रीजन ऑप्टिमली और लॉजिकली जस्टिफाई द एजर्शन। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ आर करेक्ट एंड आर जस्टिफाइड रीजन और ऑप्शन और ए। नेक्स्ट वन,
In dairy farming, the development of transportation, refrigeration, pasteurization, and other preservation processes have increased the duration of storage of various dairy products. Refrigeration के कारण डेयरी प्रोडक्ट्स के जो खराब होने की दर, उसके डिकम्पोजिशन को हमने कम कर दिया है, और कहीं ना कहीं उसकी जो आप बोल सकते क्वालिटी जो उसकी स्टोरिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। ये एजर्शन है। रीजन क्या कह रहा है? डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब एजर्शन और रीजन को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एजर्शन कह रहा है कि इन डेयरी फार्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन। तो डेवलपमेंट किसका? ट्रांसपोर्टेशन का, रेफ्रिजरेशन का, पेस्चराइजेशन का और अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस के कारण बहुत बड़े पैमाने पे डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करना पॉसिबल हो पाया है। यह है एजर्शन। रीजनिंग क्या है? डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ पे देखेंगे कि पेस्चराइजेशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये फैसिलिटी हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वहाँ पे बहुत ह्यूज डिमांड के कारण इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन और अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस को डेवलप करना, फैसिलिटी को डेवलप करना, डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप होने का मिनिमम ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number next. In shifting agriculture, farmer may return to the earlier patch after some time. जब हम लोग झूम साइकिल की बात करते हैं तो कई वर्षों के झूम कल्टीवेशन के बाद फार्मर अपने उसी दोबारा पुराने झूम लैंड पे या झूम ट्रैक पे वापस क्यों आ जाते हैं? रीजन है द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल एंड कल्टिवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होस। तो इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो किस टेक्निक के द्वारा स्मॉल पैचेस में कर, इसके पीछे रीजन ये है कि झूम साइकिल के द्वारा धीरे धीरे करके जो झूम ट्रैक है वो उस साइकिल से बाहर होता जाता है और उनके पास फर्दर ऑप्शन बचता नहीं है कि वो दूसरे लैंड में शिफ्ट कर सके, इसलिए वो अपने प्रीवियस झूम ट्रैक्ट में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द assertion and reason both are correct, but reason not logically justify assertion. So as per this question the right answer both A and R are true or correct, but R is not the right explanation of A, option number 2. Next one, डैश सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ लॉट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे क्या है? कई सारे एनिमल्स, ध्यान देंगे, देन बर्ड्स आर केप्ट इन अ स्मॉल क्लोज्ड एरिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर देखें लॉट्स ऑफ एनिमल्स, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे सीरियल्स के साथ साथ अगर एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रहा है ये होगा नहीं। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करें तो ये एक ओपन एरिया होता है, क्लोज एरिया नहीं होता है। लॉट्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पे होते हैं लेकिन ओनली वन वेराइटी का होता है, ना कि मल्टीपल वेराइटी का होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर फैक्ट्री फार्मिंग की बात करें तो फैक्ट्री फार्मिंग अर्बन एरिया में ही एक क्लोज सेटअप होता है जो कमर्शियल पर्पज से रेदर देन सब्सिस्टेंस पर्पज से लॉट्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स उनको रखा जाता है जो अर्बन डिमांड को कहीं ना कहीं कमर्शियली फुलफिल कर सके। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर फैक्ट्री फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट वन, एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एक्सेप्ट। फिर जब यहाँ पे एक्सेप्ट की बात आ रही है तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ऑड ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो रेस्ट ऑफ द अदर के साथ यहाँ पे एक मिसमैचिंग टेंडेंसी को कहीं ना कहीं शो करेगा। यहाँ पे तो किसे आप मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का एरियाज यहाँ पे नहीं मान रहे हो, एक्सेप्ट का मतलब ये पूछा जा रहा है। सेंट्रल चिली की बात करें तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न सेंट्रल में या चिली सेंट्रल में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखने के लिए नहीं मिलता है।
अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया के अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में, चूंकि हमें वहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, तो ट्यूनीशिया में जब है और ब्राज़ील में नहीं है, तो द राइट आंसर यहाँ पे कहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर नहीं है, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट वन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे झूमिंग के बारे में बात हो रही है, और झूमिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है ये ट्रॉपिकल 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 0 to 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रेस्पेक्टिवली, हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग 0 डिग्री के एरिया को कवर करता हुआ दिखता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, लो लैटिट्यूडनल रीजन एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हम 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ को हम लो लैटिट्यूड कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली मिड लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली हाई लैटिट्यूड। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, अगेन एडजेसेंट रीजनिंग क्वेश्चन, मेगा माइनिंग जिसे हम लोग कई बार स्ट्रिप माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, मेगा माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर लीस्ट डीपर। तो लीस्ट डीपर का मतलब क्या, कम से कम अगर डीपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने नेचर में क्या होगा, शैलो होगा, या कम गहराई से निकालने के कारण ही मेगा माइनिंग अपने नेचर में चीपेस्ट और अपने नेचर में ईजियर और अपने नेचर में कम से कम एक तरीके से सेफ्टी मेजर्स पे पैसा खर्च करने वाला होता है। ये एजर्शन है, बट द रीजन द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड इन मेगा माइनिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन को, एजर्शन को दोबारा पढ़िए, फिर एक बार रीजन को देखते हैं। एजर्शन है मेगा माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर लीस्ट डीपर टू द सरफेस, जिसमें हम कम से कम डेप्थ से या शैलो डेप्थ से मेगा माइनिंग में हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड इन मेगा माइनिंग। बेशक मेगा माइनिंग से आउटपुट कहीं ना कहीं लार्ज है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आर यहाँ पे उसे जस्टिफाई लॉजिकली नहीं कर रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों लिस्ट डीपर से निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स की यहाँ पे शैलो डेप्थ में अवेलेबिलिटी होने के कारण कहीं ना कहीं ये इजीएस्ट है, लेकिन आर कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, तो आर यहाँ पे एक लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें से आपको देखना है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें आप बगल में इस तरीके से नंबर लगा लें और उसके अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है आप उसे साथ साथ करते हुए चलें। पंपास रीजन की बात करें तो पंपास रीजन वर्ल्ड फेमस फॉर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और द कमर्शियल एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 को देखें या आप स्टेटमेंट नंबर 2 को देखें, नॉट ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका में जनरली कालाहारी डेजर्ट और नमीब डेजर्ट दिखता है, जहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म रेदर देन कमर्शियल वो सब्सिस्टेंस पर्पज से दिखता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 को या स्टेटमेंट नंबर 3 को अगर आप देखें, एशियाटिक टुंड्रा मिक्स्ड फार्मिंग, एशियाटिक टुंड्रा वर्ल्ड फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग एंड सब्सिस्टेंस गैदरिंग रादर देन मिक्स्ड फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 या स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 4 को देखें, मॉनसून एशिया जिसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और कुछ पार्ट ईस्ट एशिया का शामिल है, तो मॉनसून एशिया वर्ल्ड फेमस फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट अलॉन्ग विथ 1 and 2 एंड एक्सेप्ट 3। तो 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है और 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट 1, 2, 4 एंड इनकरेक्ट 3। Dash is a type of agriculture or farming is are well developed in densely populated
इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइज सेंटर, कौन सा एक ऐसा एग्रीकल्चर या फार्मिंग है जो सबसे ज़्यादा अपने अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास ड्यू टू हैवी डिमांड, ड्यू टू हैवी कमर्शियल नेचर, ड्यू टू ट्रेडिंग पर्पस वो ज़्यादा डेवलप होता है। डेयरी फार्मिंग की बात करें, डेयरी फार्मिंग का हमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिखता है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग भी अपने नेचर में अर्बन और इंडस्ट्रियल सेटअप के आसपास ड्यू टू हैवी डिमांड उसका एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन एज कंपेयर टू मार्केट गार्डनिंग और द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हमें मार्केट गार्डनिंग की बात करें, हम वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बात करें और स्पेसिफाई अगर हम वहाँ पे वेजिटेबल्स की बात करें जो कहीं ना कहीं ट्रक फार्मिंग को भी क्या करता है, शामिल करता है। तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग और मार्केट गार्डनिंग एज कंपेयर टू मिक्स्ड फार्मिंग ज़्यादा परफेक्टली ऑप्शंस के फॉर्म में हमें दिख रहा है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर डेयरी फार्मिंग एंड मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी और 4। अगेन assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, assertion है wheat is grown in western parts of Indo-Gangetic plains and millets are grown in the drier parts of western and southern India। अगर आप देखें तो wheat का हमें इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और अगर आप मिलेट्स का देखें, मोटे अनाज का देखें, वो ड्रायर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में देखने के लिए उसकी कल्टीवेशन, उसका फार्मिंग हमें दिखता है। ये एक एज एन assertion है। अगर इसके रीजन को देखें, रिलीफ, climate, soil and some other geographical factors are favorable to grow wheat and millets in many parts of monsoon Asia। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करें, वो दो मेजर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट वन फिजिकल फैक्टर और द नेचुरल फैक्टर, एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर लाइक द टेक्नोलॉजी, लाइक द ईटिंग पैटर्न, लाइक द बोल सकते हैं कल्चर, ट्रेडिशन। और अगर फिजिकल फैक्टर में देखें तो रिलीफ है, क्लाइमेट है, सॉयल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रीज़न क्या कह रहा है कि रिलीफ, क्लाइमेट, सॉयल आदि में वेरिएशन के कारण नॉर्थ इंडिया में बेशक हमें वीट दिखता है, इंडो गैंगेटिक में वीट दिखता है, लेकिन सदर्न पार्ट में हमें मिलेट्स का दिखता है, क्योंकि सदर्न पेनिनसुलर इंटीरियर प्लेटो को देखें तो वहाँ पे रिलीफ कुछ और है, वाटर का शॉर्टेज है, सॉयल का नेचर डिफरेंट एज कंपेयर टू नॉर्थ। सो एज पर दिस क्वेश्चन रीजन ऑप्टिमली लॉजिकली justify assertion, so the right answer both A and R are correct and R is the right explanation of assertion or A। Next one, which of the following कॉन्टिनेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग? इनमें से किस कॉन्टिनेंट में हमें कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का डेवलपमेंट या जनरली उसका आप बोल सकते हैं एक्टिविटी होते हुए नहीं दिखता है? नॉर्थ अमेरिका वन ऑफ द डेवलप्ड कॉन्टिनेंट रिलेटेड टू कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। एशिया में भी अगर आप देखें तो उसका जो यूरोपियन सेंट्रल वाला पार्ट है, उसका एशियाटिक सेंट्रल वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें होता हुआ दिखता है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी जो सदर्न अफ्रीका का जो आप साउथ अफ्रीका वाले भाग को देख सकते हैं, नमीब के कालाहरी डेजर्ट के आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज में हमें कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कुछ हद तक देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे तीनों एरिया में होने के कारण द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस। पैस्टोरल नोमैडिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विद, पैस्टोरल नोमैडिज्म किससे जुड़ा हुआ नहीं है? यहाँ पे आप इस नॉट पे विशेष ध्यान देंगे। अगर एशियाटिक नॉर्थ में देखें तो एशियाटिक टुंड्रा में हमें नोमैडिक हर्डिंग जो पैस्टोरल नोमैडिज्म का एक प्रकार वहाँ पे होता हुआ दिखता है। अगर आप एशियाटिक सेंट्रल को देखें तो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया जो अफ्रीका के नॉर्थ से शुरू होते हुए अरेबियन पेनिनसुला को कवर करता हुआ सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े मंगोलिया, नॉर्दर्न चाइना के पार्ट को कवर करता हुआ दिखता है। अगर एशियाटिक साउथ में देखें तो इंडिया में भी अगर आप वेस्टर्न हिमालय में देखें तो वहाँ पे हमें ट्रांसह्यूमन्स, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटियाज, इनका हमें एक प्रकार का सीजनल माइग्रेशन वैली टू माउंटेन कब समर में और अगेन माउंटेन टू वैली हमें विंटर में होता हुआ दिखता है। तो दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पैस्टोरल नोमैडिज्म। दैट मीन्स यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन।
कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको स्टेटमेंट को देख के देखना है। अगर 1 नंबर देखें तो स्ट्रिप माइनिंग की बात करें, जिसे हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग भी या मेगा माइनिंग भी कहते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट माइनिंग होता है, जिसमें सैलो डेप्थ में मिनरल्स और ओर्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण सेफ्टी मेजर्स में कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण ये लार्जर होता है, ये ईजियर होता है, चीपेस्ट होता है। 1 नंबर स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट। 2 को देखें, शेफ्ट माइनिंग मैक्सिमम आउट। शेफ्ट माइनिंग की बात करें, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा डेप्थ पे अगर हमें मिनरल्स की या ओर्स की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डीप लिफ्ट बना के, वहाँ पे शेफ्ट बना के और कई सारे वहाँ पे रेडिएट्स गैलरीज को डेवलप करके हम लोग वहाँ पे मिनरल्स को या ओर को निकालते हैं। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स पे पैसा खर्च करने के कारण, बहुत डीप गहराई पे माइनिंग एक्टिविटीज़ के होने के कारण वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा नहीं, आउटपुट कम होता है। सो अगर 2 नंबर स्टेटमेंट को देखें तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो 1 इज राइट एंड 2 इज रॉन्ग। तो करेक्ट 1 है, इनकरेक्ट यहाँ पे 2 है, इनकरेक्ट 1 है, करेक्ट 2 है, करेक्ट 1 है, करेक्ट 2 है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर करेक्ट 1 एंड इनकरेक्ट 2। Assertion reasoning, developing countries are shifting from mining, processing and refining stages of production. Developing countries अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसके क्या बोलते हैं, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग प्रोसेसेस से पीछे हट रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, ब्राज़ील लाइक कंट्रीज़ में हमें देखने के लिए मिलता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ माइनिंग या प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटी से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो डेवलप कंट्री हट रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे डेवलपिंग नहीं होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। तो इस डेवलपिंग के कारण जो एजर्शन था वो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अगर रीजन को देखें, द डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज लेबर फोर्स एंड स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, लिमिटेड रिसोर्सेज पे अनलिमिटेड प्रेशर के कारण वो प्राइमरी एक्टिविटी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करने के लिए या एंगेज्ड होने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ पे ए रॉन्ग है और आर यहाँ पे राइट है या सही है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी इंपॉर्टेंट सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन से प्राइमरी एक्टिविटी के वेरियस टॉपिक्स को, उनके कंसेप्ट्स को समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जगह दीजिए, हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के डिस्कशन और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।